वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 321 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम स्टैटिक जीके। ठीक है, 20 प्रश्न होंगे इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस करते रहिएगा हर दिन। 22 दिसंबर को है एग्जाम यूपीपीसीएस का। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, वेदांत की किस शाखा का प्रतिपादन शंकराचार्य द्वारा किया गया था? द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, अद्वैतवाद। ये आदि गुरु शंकराचार्य की 12 फुट ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, इसका अनावरण वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और उत्तराखंड के केदारनाथ में स्थापित है। ये शंकराचार्य हैं अद्वैतवाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। ये सब इंपॉर्टेंट है। द्वैतवाद के कौन, विशिष्टाद्वैतवाद कौन, द्वैताद्वैतवाद कौन, अद्वैतवाद कौन? तो शंकराचार्य का संबंध है अद्वैतवाद से। डी है इसका आंसर। देखिए, 3 साल पहले नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में बनी आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया था। 12 फुट ऊंची प्रतिमा है ये। और शंकराचार्य की बात करें तो शंकराचार्य शिव के भक्त थे। उन्होंने अद्वैतवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया और संस्कृत में वैदिक सिद्धांत पर कई टिप्पणियां लिखी, यानी उपनिषद पर, ब्रह्मसूत्र पर और भगवत गीता पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। कौन सा स्वर्ण मंदिर अमृतसर के बाद सिखों का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थान है? नानकमत्ता, भागलपुर, पटना या राजगीर? नानकमत्ता है उत्तराखंड में। यहाँ उत्तर है पटना, ऑप्शन नंबर सी, पटना साहिब। देखिए, पटना में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान। ठीक है, जन्म सन 1666 में हुआ था और वर्तमान में पटना में गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान पर एक गुरुद्वारा है। यह स्थान पटना साहिब के नाम से जाना जाता है। और अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के बाद सिखों के लिए यह दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, पटना साहिब। सिखों के 10वें गुरु, सिखों के 10 के 10 गुरु इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनते हैं इन पे। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 10वें, 9वें, पहले और 5वें। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। इनमें से कौन वेदांग है? मनुस्मृति, ज्योतिष, व्याकरण, शिल्प, वेद। मनुस्मृति तो स्मृति होगी। वेदांग कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, शिक्षा हो गया, ज्योतिष वेदांग है, व्याकरण, कल्पसूत्र, शिल्प वेद नहीं है, तो दूसरा तीसरा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, शिक्षा हो गया, कल्पसूत्र हो गया, व्याकरण हो गया, 1 2 3 छंद हो गया, निरुक्त हो गया और ज्योतिष, ये जो हैं वेदांग 6 हैं। मनुस्मृति जो है पूर्व गुप्त काल में पाई जाने वाली सबसे पुरानी स्मृति है। इसके टीकाकार विश्वरूप, मेघतिथि, गोविंद राज और कुलुक भट्टे थे। शिल्प वेद जो है शिल्प या धन का विज्ञान है। इसका संबंध है अथर्ववेद से। वेद कितने? 4, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट पीडीएफ परचेज कर सकते हैं, नंबर इस पर व्हाट्सअप करके। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किस महिला ने जीता है? ठीक है, किस महिला ने जीता है? तो ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है डेनमार्क की विक्टोरिया केजीर ने। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। और दूसरे नंबर पर, या रनर अप रह लो, रनर अप कह लो, रनर अप कौन रही? चिदिम्मा अदेतसिना। ठीक है, चिदिम्मा अदेतसिना रनर अप रही। यह है नाइजीरिया की। और डेनमार्क की विक्टोरिया केजीर ने जीता है मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब। इसको याद रखिएगा, एग्जाम्स में तो आने वाला है नहीं, तब तक क्वेश्चन पेपर बन चुका है या होगा। तो डेनमार्क की कंटेस्टेंट विक्टोरिया केजीर ने मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीत लिया है। भारत की तरफ से इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली रिया सिंघा टॉप 12 से बाहर हो गई। इस प्रतियोगिता में 130 कंटेस्टेंट ने 125 देशों से हिस्सा लिया था और इस प्रतियोगिता में नाइजीरिया की चिदिम्बा अदेतसिना उपविजेता रहीं। दूसरे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है प्रश्न, बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है।
लेकिन बीपीएससी भी तो 13 को ही है, आरओ एआरओ के लिए सही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी। स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को। उनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। वे रामकृष्ण परमहंस के एक शिष्य और भिक्षु थे। उन्होंने वेदांत और योग के भारतीय दर्शन का परिचय पश्चिमी दुनिया को कराया। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य और दूसरा है वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन नंबर बी बिहार में। देखिए उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित हैं। बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। माओपाटा किस जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है? माओपाटा मुरिया जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए माओपाटा मुरिया जनजाति का एक अद्भुत शिकार नृत्य है और इस नृत्य के दौरान लोक नृत्य बाद टिमकी और कोटो ओड़का बजाया जाता है। छत्तीसगढ़ की वेलाडेला खाद्यान्नें किस लिए प्रसिद्ध हैं? छत्तीसगढ़ की वेलाडेला खाद्यान्नें प्रसिद्ध हैं लौह अयस्क के लिए। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। देखिए छत्तीसगढ़ की वेलाडेला खाद्यान्नें लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं। वेलाडेला छत्तीसगढ़ में स्थित पहाड़ियों की सुदूर श्रृंखला है जहां प्रचुर मात्रा में लौह खनिज पाया जाता है। इन पहाड़ियों की सतह बैल के कुबड़ की तरह दिखती है, अतः इसे वेलाडेला नाम दिया गया है, जिसका अर्थ है बैल का कुबड़। वेलाडेला एक औद्योगिक क्षेत्र भी है। देखिए हम बैक टू बैक इन प्रश्नों की तैयारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि समय कम है। ठीक है 30-32 दिन बचे हैं, तो एग्ज़ाम में कोई प्रश्न फंस जाए इन स्टैटिक जीके से तो हेल्पफुल ही होगा आप लोगों के लिए। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। अच्छा दोनों में 14 नवंबर लिख दिया। चलिए 14 नवंबर को मनाया जाता है। यहाँ कर लेते हैं कुछ भी कर लेते हैं, 16 नवंबर कर देते हैं। देखिए विश्व मधुमेह दिवस प्रतिवर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2024 का विषय बाधाओं को तोड़ना, अंतरालों को पाटना है। ठीक है, यानी ब्रेकिंग बैरियर्स, ब्रिजिंग गैप्स। और दोनों को याद रखिएगा, या तो इसको देवनागरी में लिखकर ही पूछ लेगा जैसे कि ये लिखा हुआ है। ठीक है, बाधाओं को तोड़ना, अंतरालों को पाटना, ब्रेकिंग बैरियर्स, ब्रिजिंग गैप्स। 14 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, करंट की है, लेटेस्ट ही है, तो ये प्रश्न तो नहीं बनेगा, लेकिन कब मनाया जाता है ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। मूल रोम की कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज से बनी होती है और मूल रोमों में मृदा से चिपक के रहने का कारण पैक्टिन है। ये साइंस का प्रश्न है, जीव विज्ञान का। दोनों के दोनों ठीक हैं, सी है इसका आंसर। देखिए मूल रोम की जो कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति को अंग्रेजी में बोलते हैं सेल वॉल, मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। मूल रोम में मृदा से चिपके रहने का कारण क्या है? पैक्टिन। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। सबसे पहले किस सर्वे दल ने अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र का पता लगाया था? अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र का पता लगाया था किसने? रशियन अंटार्कटिक सर्वे दल ने, भारतीय अंटार्कटिक सर्वे दल ने, अमेरिकन अंटार्कटिक सर्वे दल ने, या ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे दल ने? क्या है इसका आंसर? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे दल। सबसे पहले 1885 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे दल ने अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन होल या ओजोन छिद्र का पता लगाया था। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। ओजोन परत की ऊंचाई सबसे ज़्यादा किस ऋतु में होती है? वसंत ऋतु में होती है, सी है इसका आंसर। देखिए वायुमंडल की ओजोन को डॉप्सन यूनिट में व्यक्त किया जाता है। एक डॉप्सन यूनिट शुद्ध ओजोन की 0.001 मिलीमीटर की ऊंचाई के बराबर होती है। ओजोन परत की सबसे अधिक ऊंचाई यानी मोटाई होती है वसंत ऋतु में।
क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा? ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत के रूप में ओजोन गैस सूर्य की परावैंगनी विकिरण या अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी पर जीवन को बचाती है, और जमीन की सतह के ऊपर अर्थात निचले वायुमंडल में स्थित जो ओजोन है वो एक खतरनाक प्रदूषक है। क्या ये दोनों बातें सत्य हैं? बिल्कुल। निचले वायुमंडल में ओजोन जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस है, और ऊपरी वायुमंडल में वही ओजोन सूर्य की हानिकारक परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। दोनों के दोनों सही हैं, ये दोनों के दोनों सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, ओजोन परत की ऊंचाई मौसम और भौगोलिक दृष्टि से, ओजोन परत की ऊंचाई में यानी मोटाई में भौगोलिक दृष्टि से और मौसम से बदलाव होता रहता है। ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत के रूप में ओजोन गैस सूर्य के परावैंगनिक विकिरण या अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करती है, पृथ्वी पर जीवन को बचाती है। जबकि जमीन की सतह के ऊपर अर्थात निचले वायुमंडल में ये जो ओजोन है वो एक खतरनाक प्रदूषक है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है यहाँ पर, अपघटक तथा उपभोक्ता दोनों की श्रेणी से संबंधित जीव चींटी है। ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादकों से प्राप्त करते हैं प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, फूड चेन या खाद्य श्रृंखला। ठीक है, खाद्य श्रृंखला में जो उत्पादक है वो हरे पेड़ पौधे हैं, उसके बाद उनको खाने वाले प्राथमिक उपभोक्ता हो गए, प्राथमिक उपभोक्ता को खाएगा द्वितीयक उपभोक्ता, फिर इन सबको सड़ा गला देगा अपघटक। तो चींटी एक सूक्ष्म जीवी है जो उपभोक्ता और अपघटक दोनों का काम करती है। ठीक है, ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादकों से प्राप्त करते हैं यानी हरे पौधों से प्राप्त करते हैं, ग्रीन प्लांट से प्राप्त करते हैं, उनको प्राथमिक उपभोक्ता या प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं उनको। तो करेक्ट है, दोनों के दोनों कथन सी है इसका आंसर। देखिए, अपघटक अंग्रेजी में डिकम्पोजर, वे जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें अपघटक कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर बैक्टीरिया, फंगी और सूक्ष्मजीवी। चींटी एक सूक्ष्मजीवी है, तो ठीक है। देखिए, जीव विज्ञान में प्राथमिक उपभोक्ता की बात करें, प्राइमरी कंज्यूमर की, तो वे शाकाहारी जीव हैं जो ऊर्जा के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। वे खाद्य श्रृंखला में पहले उपभोक्ता होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से अपना भोजन करते हैं। उत्पादक वे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि हरे पेड़ पौधे यानी ग्रीन प्लांट। प्राथमिक उपभोक्ता पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन का एक अहम हिस्सा होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ताओं के एग्जाम्पल देखें, कुछ उदाहरण देखें, तो कीड़े, चूहे, गाय, घोड़े, तितलियां, खरगोश, भैंस, बकरी, हिरण, बंदर, हाथी, जिराफ, नीलगाय, ये सारे के सारे प्राथमिक उपभोक्ता हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता मेनली जो है वो शाकाहारी जंतु होते हैं, और इनको जो खा जाए वो द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, जैसे कि मानव क्या है, मानव एक द्वितीयक या तृतीयक उपभोक्ता उसको कह सकते हो, क्योंकि इन सबको खा सकता है वो। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। वन संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से कब पारित किया गया था? जो द्वितीयक उपभोक्ता होगा वो मांसाहारी होगा। ठीक है, मांसाहारी जीव होगा, द्वितीयक को भी खा ले तो वो उच्च मांसाहारी उसको बोल देते हैं फूड चेन में। वन संरक्षण अधिनियम 1980 का है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। ये सारे इंपॉर्टेंट है। वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। यह डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी पूछ लेता है, तो सबसे पहले 1972 वाला आएगा, उसके बाद 1980, फिर 1986 वाला। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 1972 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय केन्या के नैरोबी में है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों कथन सी है इसका आंसर। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना हुई थी 1972 में, इसका मुख्यालय है केन्या के नैरोबी में। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन है, टेक्सस नामक पौधा हिमालय में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है।
टैक्साल नामक औषधि इसी टैक्सस वृक्ष से प्राप्त होती है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कैंसर के उपचार में उसका महत्व है। दोनों के दोनों कथन सही है, सी है इसका आंसर। देखिए, टैक्सस नामक पौधा हिमालय में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, ऊपर से हिमालय में पाया जाता है। टैक्साल एक औषधि है जो टैक्सस वृक्ष से प्राप्त होती है, जो कैंसर के प्रति प्रभावी है। 18वां प्रश्न है, भारत का एक नेशनल पार्क है इनमें से, और टाइगर रिजर्व भी है वो, जिसकी जलवायु उष्ण कटिबंध से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है। तो गर्मियों में होती होगी उसकी उष्ण कटिबंधीय, जैसे जैसे आगे समय बढ़ेगा उपोष्ण, फिर शीतोष्ण, फिर सर्दियों में आर्कटिक तक जाती है, यानी बर्फ भी पड़ती होगी। वो है नामदफा नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह टाइगर रिजर्व भी है। इसकी जलवायु उष्ण कटिबंध से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक जाती है, यानी ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड आर्कटिक। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन यहाँ पर, कौन सा इसमें सत्य होगा? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हेलसिंकी प्रोटोकॉल के अंतर्गत सल्फर के उत्सर्जन में कमी का प्रयास किया जा रहा है, और ये जर्मनी तथा यूनाइटेड किंगडम में स्थित मिलों से उत्सर्जित सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड नॉर्वे और स्वीडन में अधिक अम्ल वर्षा होती है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों कथन, सी है इसका आंसर। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हेलसिंकी प्रोटोकॉल कब का है? 1985 का। इसके अंतर्गत सल्फर के उत्सर्जन में कमी का प्रयास किया जा रहा है। जर्मनी तथा यूनाइटेड किंगडम में स्थित मिलों से उत्सर्जित सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण नॉर्वे तथा स्वीडन में अधिक अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा या एसिड रेन को झील कातिल भी कहा जाता है, यानी किलर, लेक किलर। ठीक है, लेक किलर। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा आर्सेनिक का बेहतर अवशोषक माना जाता है? गेहूं का पौधा, धान का पौधा, मटर का पौधा, लाइकेन का पौधा। ये पौधा किसका लग रहा है आपको? यह है राइस का प्लांट, यानी धान का पौधा, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। लाइकेन के जो पौधे होते हैं वो एसिड रेन इंडक्टर, अम्ल वर्षा सूचक के रूप में काम करते हैं और वायु प्रदूषण सूचक के रूप में काम करते हैं। यहाँ आर्सेनिक का बेहतर अवशोषक पूछा है तो धान का पौधा है। आर्सेनिक जो कि एक खतरनाक प्रदूषक है। देखिए, धान का पौधा आर्सेनिक का बेहतर अवशोषक माना जाता है। भूमिगत जल को, यानी ग्राउंड वाटर को प्रदूषित करने वाला आर्सेनिक प्रदूषक, अजैविक प्रदूषक आर्सेनिक है। अजैविक प्रदूषक क्या होते हैं? जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित नहीं हो सकते। ठीक है, जैविक, अजैविक। और इससे क्या क्या होता है? ब्लैक फुट, डायरिया, त्वचा का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर आदि बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट PDF परचेज कर सकते हो। ठीक है, ये नंबर उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। धन्यवाद।